पहले सॉल्व करनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बोर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस कहते हैं। ये चीज कवर हो गई। फिर आपका नंबर सिस्टम आ गया, उसमें डेसिमल और सारे डेसिमल से किस तरीके से उसमें आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में किस तरीके से आना है, जितने भी नंबर सिस्टम के बारे में, इंटीजर्स क्या होती हैं, रैशनल, इरेशनल, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर आपके पास फ्रैक्शंस हैं, एवरेज है, परसेंटेज है, एज प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स एक नया कॉन्सेप्ट है, अनसर्टेनिटीज जिसे कहते हैं, रेशो है, प्रपोर्शन है, ज्योमेट्री है, लीनियर अलजेब्रा, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी, वर्ड प्रॉब्लम्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग। तो मतलब आपका फोर्थ तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और मैथ्स का अगर आप लोग सिर्फ ये वाले पॉइंट्स कर लेते हैं ना जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एरियाज लिखे हैं, तो उन एरियाज को कवर करने से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अब डेली बेस पे आपने ये करना है कि अपनी एमपीटी को, जिस तरह 2 घंटे की तो क्लास हो गई, मैंने किया हुआ शेयर, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। 2 घंटे की तो आप लोगों की क्लास हो गई ना मेरे साथ, 2 घंटे वो हो गए, और 1 घंटा आप लोगों को क्लास के बाद मुझे लगता है देना पड़ेगा। तो डेली के 3 आवर्स मोर देन इनफ है, ठीक है, एमपीटी के लिए। लास्ट में 4 को मैं वैसे आप लोगों को फ्री कर दूंगी, उसके बाद 5, 6, 7, 8 4 दिन आपके पास होंगे। उन 4 दिन में जो है वो सारे पास पेपर्स रिवाइज कर लेना, हमने जो ऊपर पढ़ा होगा उसको रिवाइज कर लेना, और जो डिफरेंट एकेडमी की मॉक्स होती है उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा जो फोकस है वो आपका अपनी सीएसएस की तैयारी के ऊपर हो, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी अपनी तैयारी को। क्योंकि ये चीज ना आप लोग बाद में रियलाइज करेंगे 9 नवंबर के बाद कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अब हमारे पास टाइम भी नहीं है। फिर उस टाइम पे आपको इतना प्रेशर होता है कि आप उस प्रेशर की वजह से स्ट्रेस में जाना शुरू कर देते हैं, कुछ हो नहीं पाता आपसे। समझ आ रही ना मेरी बात की? तो फिर क्या करना है आपने कि डेली साथ साथ अपनी आपने सीएसएस की तैयारी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बार में उसको फिर आप कर नहीं पाएंगे। फातिमा, एमपीटी टफ इसलिए हो गया है क्योंकि उसको हमने टफ बना दिया है, हमने एक हाइप क्रिएट कर दी है। पेपर इस तरह का नहीं होता, 200 के 200 एमसीक्यूज टफ नहीं है उसके अंदर। तकरीबन आप इजीली 66 उसमें से निकाल सकते हैं इजीली, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो, आपकी तैयारी अच्छी हो। अभी तैयारी करवाऊंगी, फिर आप लोग एमपीटी दोगे ना, तो एमपीटी के बाद मुझे फिर बताना ये बात ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों की क्लास, अच्छा ये ना कल से वैसे प्लानर स्टार्ट था, ये डेट कल की थी 14 की, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना आप लोग सारे बच्चे ही ग्रुप में आ जाओगे। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, एक दिन जरा डिले कर लेते। तो अब ये आपका 15 हो गया यहाँ पर। तो फर्स्ट टास्क हमारा ये होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइक सारे बच्चे अपना ऑफ कर दें। मैंने इसकी मैडम इसकी जो बुक है, ये किताब है 5000 MCQs ऑफ सीएसएस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। मेरा ख्याल है कि 3-4 thousand की ये किताब है, एक्सपेंसिव है। तो रादर देन आप खुद परचेज करें, आप लोग, मेरे नोट्स इनफ होंगे। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी, ग्रुप में, इंस्टा पे भी लगा दूंगी, जहां से आपको इजीली एक्सेस हो, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और मजीद मैंने साइट पे भी चीजें लिखी हुई होती हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है उनकी बुक में तो नहीं ना होगी ये चीज, तो आप लोग मेरे नोट से पढ़ लीजिएगा, बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। और ये इससे एक चीज और तैयार होगी आपकी, जो आप लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज हैं, सीएसएस की बात कर रही हूँ। सीएसएस में 20 एमसीक्यूज आते हैं ना आपके, तो उसके भी एमसीक्यूज आपके यहीं से तैयार हो जाने हैं। क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज है। 1000 एमसीक्यूज में उन्होंने सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं पॉसिबली, जो आपके पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं और जो आपके एमपीटीज में रिपीट हो चुके हैं। तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसके अंदर। सबसे पहला एमसीक्यूज है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला है कि नेम द सेंट हु फर्स्ट केम इन लाहौर। सबसे पहले कौन से ऐसे सूफी बुजुर्ग थे जो लाहौर में आए? हमें लगता है कि वो दातागंज बख्श है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले कौन आए? शेख इस्माइल आए। शेख इस्माइल जो थे, इन्हें क्या कहा जाता है? इनको शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है। कब आए? 11th सेंचुरी के अंदर आए। कहां से आए? बगदाद से आए। तो ये जितने इसके पॉसिबल एमसीक्यूज थे मैंने बता दिए। और शेख इस्माइल का श्राइन कहां पर है? इनका श्राइन लाहौर में है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, साथ साथ याद करते जाएं। द फर्स्ट सेंट हु फर्स्ट केम इन लाहौर फ्रॉम बगदाद, शेख इस्माइल, श्राइन इन लाहौर, शेखुल इस्लाम उनका टाइटल है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दातागंज बख्श है। अगर आपके पास ऑप्शन इस तरह का आए कि शेख इस्माइल का नाम ना हो और नन ऑफ दीज भी ना हो, तो फिर आपने, और दातागंज बख्श हो, तो फिर आपने इसको क्लिक करना है, इसको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है गियासुद्दीन बालबान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द ईयर। गियासुद्दीन बालबान जो थे, वो डायनेस्टी, जो ममलूक डायनेस्टी थी जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं,
दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, उसके 9th सुल्तान थे। इनका जो ओरिजिनल नेम है उलूग खान था, ये भी पूछा जा सकता है। और कब इन्होंने अपने आप को किंग डिक्लेयर किया? 1266 के अंदर। इनसे पहले कौन थे और इनके बाद कौन थे? इनके प्रीडिसेसर जो थे वो नसीरुद्दीन थे, और इनके बाद केकुगाबाद थे। तो ये भी आपने एमसीक्यूज याद रखना है। ममलूक डायनेस्टी को ही सब स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ममलूक उर्दू का वर्ड है, जिसको गुलामाना कहते हैं ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बुनियाद रखी थी इसकी, वो एक स्लेव थे। तो ममलूक और स्लेव एक ही नाम है। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज हैं, तो उसकी पहली जो है वो स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलूक कहते हैं। हु फाउंडेड दौलताबाद एंड शिफ्टेड दी कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो दौलताबाद का ये एमसीक्यूज आ चुका है। इसका इसका पहले इसको कहते थे दियोगरी, ये इसका नेम है, ओल्ड नेम है दौलताबाद का। और इसको शिफ्ट किया था, किसने कैपिटल शिफ्ट किया था? तुगलुक डायनेस्टी के अंदर जो मोहम्मद तुगलुक थे। और ये एक स्टेप था जिससे जो तुगलुक डायनेस्टी की फेलियर का सबब बनना, ये एक फेल्ड अटेम्प्ट थी। क्लियर होगी यहां तक चीज आपको? 3 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। जितने पॉसिबल एमसीक्यूज है मैंने लिख दिए साइड पे कि नेम द फर्स्ट सेंट शेख इस्माइल। कहां से आए वो? बगदाद से आए। और उनका श्राइन कहां पर है? लाहौर में है। गयासुद्दीन बालबान किस डायनेस्टी से बिलोंग रखते हैं? ममलूक से। 9th स्लेव थे। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? उलूग खान था। और इन्होंने कब अपने आप को किंग डिक्लेयर किया? 1266 के अंदर। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? दियोगिरी। और इन्होंने क्या किया? दौलताबाद, हु फाउंडेड दौलताबाद एंड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत? मोहम्मद तुगलुक डायनेस्टी से थे। चेन ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं, जंजीर अदल। जंजीर अदल किसने जो है वो सेटअप की थी? ये किसने सेटअप की थी? ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, पूरा नाम जहांगीर ने सेटअप की थी। नन ऑफ दीज यहां पर ऑप्शन है, मैंने करेक्ट लिख दिया। और याद रखना है ये एमसीक्यूज ये भी पूछा जाता है कि चेन ऑफ जस्टिस कहां पर सेटअप की थी? ये आगरा फोर्ट के बाहर सेटअप की थी। कितनी बेल्स अटैच थी इसके साथ? 60 बेल्स अटैच थी इसके साथ। क्लियर होगी ये चीज? पॉसिबल एमसीक्यूज यहां से निकल आए। मुजद्दिद अल फैसानी, जिनको सेकंड, अपने बच्चों माइक ऑफ कर लें जिसका भी ऑन है। मुजद्दिद अल फैसानी जो थे, किन्हें कहा जाता है? जिनको सानी का मतलब दोम होता है। सेकंड मिलीनियम के रिफॉर्मर कौन थे? शेख अहमद सिरहिंदी थे। और इन्होंने क्या चीज अपोज्ड की थी? जो अकबर का दीने इलाही है उसको इन्होंने अपोज्ड किया था। तो शेख अहमद सिरहिंदी ने या मुजद्दिद अल फैसानी ने, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अकबर का दीने इलाही, जो सुलह कुल रिलीजियस टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट था, उसको अपोज किया। अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट मिलीनियम के मुजद्दिद कौन थे, तो वो इमाम गजाली थे। स्पिरिचुअल गाइड एज अ शॉपकीपर, जो जिस तरह जो नहीं होते जो गाइड करते हैं, स्पिरिचुअलिटी गाइड करते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था उस टाइम पे? जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो लोग क्या थे? वो लोग जिस तरह किसी लाइलग थे, जो बंदा जो बात उन्हें कहता था वो उसको फॉलो कर लेते थे। स्पेसिफिकली जो दीन को एज अ टूल इस्तेमाल करता था। इसकी वजह से वहां पे पोलराइजेशन बहुत ज्यादा थी। तो शाह वलीउल्लाह ने उस टाइम पर एक स्कार्सिटी के लिए उन्होंने एक टाइटल दिया इन स्पिरिचुअल गाइडर्स को। उन्होंने कहा ये सारे के सारे जो दीन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, वो एज अ शॉपकीपर के तौर पे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी पब्लिश, अपने आप को जो है ना वो फेमस करने के लिए। तो स्पिरिचुअल गाइड एज अ शॉपकीपर, ये किसने कहा था? ये शाह वलीउल्लाह ने कहा था। शाह वलीउल्लाह के बारे में एक एमसीक्यूज बड़ा फेमस आता है कि इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने कुरान मजीद को फर्स्ट टाइम पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया था। इससे रेलिवेंट 2-3 एमसीक्यूज और भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। नदवतुल उलमा कब बना? 1894 में। कहां पे? लखनऊ में। और इसको किसने फाउंड किया? मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी साहब ने। और इसमें से प्रिंसिपल स्कॉलर कौन निकले? और उनका नाम था मौलाना शिबली नुमानी। तो ये पॉसिबल 3-4 एमसीक्यूज यहां से जो निकलते थे वो भी मैंने बता दिए। 7 एमसीक्यूज क्लियर हो गए बच्चों आप लोगों के? क्लियर हो गए यहां तक? ऑल राइट। नेक्स्ट आपके पास है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि हु इनिशिएटेड द कल्ट ऑफ शिवाजी अगेंस्ट द मुस्लिम ऑफ इंडिया? बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनको लोक मान्या भी कहते थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी जो हिंदू
कि हिंदू की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करवाने के लिए जो भी इनका कल्ट ऑफ शिवाजी स्टार्ट था कि किस तरीके से अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए, तो ये आपने इनका नाम याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक थे। शिमला डेपुटेशन कब हुई, किसने लेड की, कितने मेंबर थे, किससे मिलने गए, ये सारे एमसीक्यूज पॉसिबली से निकलते हैं। सर आगा खान थ्री ने की, उनका रियल नाम क्या था, सुल्तान मोहम्मद शाह। कब की, 1 अक्टूबर 1906 को। कितने मेंबर थे, 35 मेंबर थे। और किससे मिलने गए थे, वाइसराय लॉर्ड मिंटू से मिलने गए थे। तो जितने पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो लिखनी है। नेहरू कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट, नेहरू कमेटी जो बनाई गई, कब बनाई गई, 1928 फरवरी में। क्या किया नेहरू कमेटी ने, नेहरू कमेटी का पर्पस ये था कि फ्यूचर ऑफ जी, एक शिमला एग्रीमेंट भी है, एग्जैक्टली वो आ गया, ये शिमला डेपुटेशन है जो वफ्द गया था। अच्छा, नेहरू कमेटी जो थी इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कब कॉन्स्टिट्यूट की गई, फरवरी में। उसी साल अगस्त के अंदर 14 पॉइंट जो नेहरू के थे वो पब्लिश हुए। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया के लिए जो फर्स्ट एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद थी, एक मकसद था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इंडिया का। तो इसमें से आपको रेलिवेंट एमसीक्यूज पता होने चाहिए कि इसको बनाया गया, नेहरू ने बनाया, फरवरी में बनाया 1928 में, पब्लिश किया अगस्त के अंदर, और ये पहली अटेम्प्ट थी। When the Congress ministries resigned from their offices, कब उन्होंने रिजाइन किया, अच्छा 1939 में रिजाइन कर लिया था, लेकिन तब उन्होंने 7 जो प्रोविंसेस थे वहां से अपनी रेजिग्नेशन दी थी। लेकिन प्रॉपरली जो है ये दिसंबर तक रिजाइन कर चुके थे। इसीलिए जो मुसलमान थे उन्होंने अपना योम निजात कब मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया, वो उन्होंने मनाया 22 दिसंबर को। तो ये एमसीक्यूज भी पेपर में आ चुका है। तो अगर ये आ सकता है तो फिर ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास एमसीक्यूज कि हु फर्स्ट थॉट ऑफ द पॉसिबिलिटी मुस्लिम रिपब्लिक इम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट सेंट्रल एशियन। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बताती है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया आप लोगों को, वो दिया था सर सैयद अहमद खान से स्टार्ट हुआ। लेकिन उनसे भी पहले ये बात याद रखनी है, जिन्होंने अपनी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, पैन इस्लामिज्म की मूवमेंट। पैन इस्लामिज्म क्या होता है कि जो मुस्लिम यूनिटी है, जो मुस्लिम इत्तेहाद है, वो किसी टेरिटरी का मोहताज नहीं है। मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में, एग्जैक्टली जो इकबाल का युग, मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में होंगे। यस, इब्नुल अरबी तो थे ना, उनकी बात की बात है। तो ये हम कॉन्टिनेंट की बात करें, सब कॉन्टिनेंट में। तो मुसलमान किसी भी जगह पर होंगे, टेरिटरी उनको बाइंड नहीं करेगी, बाउंड नहीं करेगी, बल्कि वो सब एक ही उम्मत मुसलमान को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मेजर आइडिया सैयद जमालुद्दीन अफगानी साहब ने दिया था। क्लियर होगी यहां तक। उसके बाद है व्हेन वाज गैस, सुई नेचुरल गैस जो थी वो डिस्कवर हुई बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर, कब, 1952 में। और जो कमर्शियली इसको स्टार्ट किया गया कब, 1955 में। किस कंपनी ने डिस्कवर किया, जिसको आज आप पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कहते हैं, उस टाइम पे उसका नाम बुरमा ऑयल कंपनी थी। तो ये 4-5 एमसीक्यूज यहां से भी कवर हो गया। सुलेमान माउंटेन रेंज वन ऑफ द वेस्टर्न इज एज हाई एज, नन ऑफ दीज, कोई ऑप्शन नहीं था यहां पर। बस इतना याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली 2481 फीट उसकी हाइट है, यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। और तख्ते सुलेमानी उसका सबसे हाईएस्ट उसकी चोटी है। और कहां पर है ये, केपी के बलोचिस्तान दोनों के दरमियान में ये चीज आती है। किसने मोहम्मद बिन कासिम को रिकॉल्ड किया फ्रॉम सिंध, वो कैलिफ सुलेमान थे। और कैलिफ सुलेमान किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कैलिफ सुलेमान जो थे वो उमैयद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। बच्चों बुक का नाम ये लिखा हुआ ऊपर, ये वहां से बिलोंग करते थे। और उस टाइम पे उनकी उम्र ये कितनी थी, 712 में आए राजा दहर को डिफीट करने के लिए। पहला जो सिटी उन्होंने कॉन्कर किया वो कौन सा था, वो दीबल था। और कितने साल के थे ये, 17 साल के थे। 15 एमसीक्यूज क्लियर हो गए आप लोगों को। अब ये 15 के साथ कितनी सारी डायमेंशन और भी कवर हुई होंगी, ऐसे ही है ना, समझ आ रही है बात की आप लोगों को कि कोई ना। गुड, वेरी गुड, परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों एमसीक्यूज है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। ये जो मैं कह रही थी ना अभी पीछे के आपके और भी एमसीक्यूज हैं शाह वलीउल्लाह से रेलेवेंट, वो आगे आ जाएंगे, तो वो अब आगे आ गए। पहला एमसीक्यूज है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह।
शाह वलीउल्लाह का जो असल नाम था वो कुतुबुद्दीन अहमद फरूकी था। और आपने याद रखनी है एक और एमसीक्यूज के जो शाह वलीउल्लाह थे उनके जो फादर हैं उनका नाम है शाह अब्दुल रहीम। शाह अब्दुल रहीम के बारे में आपको ये एमसीक्यूज आएगा कि इन्होंने क्या चीज इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने रहीमिया मदरसा बनाया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि रहीमिया मदरसा किसने बनाया, ये शाह अब्दुल रहीम ने क्या बनाया, ये शाह अब्दुल रहीम का शाह वलीउल्लाह से क्या ताल्लुक है। तो वो उनके फादर थे। अब इसके बाद अगला एमसीक्यू सुने, ये जो शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफीउद्दीन, ये तीनों के तीनों शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं। शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल कादिर और अब शाह रफीउद्दीन, ये तीनों के तीनों शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक एमसीक्यू जो यहां से इंपॉर्टेंट आएगा, आपको मैंने बताया ना अभी कि जो कुरान पाक था पर्शियन में से, कुरान पाक को अरेबिक में से पर्शियन में सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रांसलेट किया शाह वलीउल्लाह ने। अगर इन्होंने ट्रांसलेट किया ना शाह वलीउल्लाह ने, तो जो इनके बेटे हैं शाह अब्दुल कदीर और शाह रफीउद्दीन, इन्होंने ट्रांसलेट किया उर्दू में। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है कि उर्दू में किया इनके बच्चों ने और पर्शियन में किया इनके बाबा ने। तो ये बात आपने इसके नाम याद रखनी है। और इनकी किताब का नाम क्या था, ये मौजे कुरान था, मौजे कुरान ना, मीम और आइन और जीम जी में साथ इसे। दूसरी बात ये कि सैयद अहमद ब्रेलवी, हु वाज फॉर्मल टीचर ऑफ सैयद अहमद ब्रेलवी, सैयद अहमद ब्रेलवी के उस्ताद कौन थे, तो इनके बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज थे। यहां से ये तीन एमसीक्यूज कवर हो गए जिस तरह मैंने समझाए हैं कि शाह वलीउल्लाह कौन है, ये इनके नहीं समझ आई, दोबारा बताती हूँ। शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह कौन है, ये आपको पता है कि इनकी रिफॉर्मर है ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर। क्या काम किया था इन्होंने, अगर आप लोगों को याद हो कि इन्होंने कुरान पाक को ट्रांसलेट किया, फिर क्योंकि रहीमिया मदरसा था इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके रिलीजियस एजुकेशन प्रमोट की। उस टाइम पे जो पोलराइजेशन थी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे, जिस तरह अभी हमने पीछे एमसीक्यूज पढ़ा कि इन्होंने कहा कि ये जो स्पिरिचुअल गाइडर्स हैं ये शॉपकीपर्स हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की इस्लाह करने का बेड़ा उठाया, इसीलिए इनको रिफॉर्मर कंसीडर किया जाता है। इनकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। अब ये एमसीक्यूज ये हैं, इनका असल नाम क्या है, कुतुबुद्दीन अहमद फरूकी। शाह वलीउल्लाह के तीन बेटों का आपने नाम याद रखना है, शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल कदीर और शाह रफीउद्दीन। उसमें से जो शाह अब्दुल कदीर हैं और शाह रफीउद्दीन हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुरान पाक को उर्दू में ट्रांसलेट किया था, उर्दू लैंग्वेज के अंदर कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा किया था। और शाह वलीउल्लाह ने क्या किया था, पर्शियन में कुरान पाक का तर्जुमा किया था, फारसी जुबान के अंदर। तो शाह वलीउल्लाह ने फारसी में किया, उनके दो बेटों ने उर्दू में किया। और ये जो शाह अब्दुल अजीज है, इनका क्या रोल है यहाँ पर, इनका सिर्फ ये एमसीक्यूज है कि सैयद अहमद ब्रेलवी, जो कि एक और ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट था वहां पर, एक और रिफॉर्मर में आते हैं, उन्होंने क्या किया, ये उनके टीचर थे। तो शाह वलीउल्लाह के बेटे उनके टीचर थे। तो ये एक तीन एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो आपस में ये रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि फ्राइजी मूवमेंट। आपको पता है ना काफी सारी मूवमेंट थी, अलीगढ़ मूवमेंट, निदवतुल उलमा, फ्राइजी मूवमेंट। तो इस तरीके से फ्राइजी मूवमेंट वाज प्राइमरली अ रिलीजियस मूवमेंट। फ्राइजी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, मैंने ऊपर लिख दिया है, हाजी शरीयत उल्लाह। फ्राइजी का मतलब क्या है, फर्ज, फर्ज से वर्ड निकला है। और फर्ज का मतलब क्या है कि ऑब्लिगेटरी, कि आपने अपने रिलीजन का एक भी ऑब्लिगेशन स्किप नहीं करना, जिसे कहते हैं ना कि अपर एक्सट्रीम मूवमेंट, वो चीज है। ये दारुल हरब भी बताती हूँ। अच्छा हाँ, ये वाला एमसीक्यूज रह गया ऊपर, एक मिनट रुको जरा। अच्छा, फ्राइजी मूवमेंट, फ्राइजी जो है इसको किसने फाउंड किया, इसे किया हाजी शरीयतुल्लाह ने। और ये जो थे एक रिलीजियस मूवमेंट थी। और इनके जो बेटे थे, याद रखना उनका नाम था दूदू मियाँ, सन ऑफ किसके, हाजी शरीयतुल्लाह के जो बेटे थे वो थे दूदू मियाँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस रिलीजियस मूवमेंट को मैनिपुलेट करके पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया। तो फ्राइजी मूवमेंट इनिशियली रिलीजियस मूवमेंट थी, लेकिन बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गई, पॉलिटिकल मूवमेंट में। किसने कन्वर्ट किया, उनके बेटे ने। बेटे का नाम क्या है, दूदू मियां। ऊपर एक वर्ड था कि इंडिया को दारुल हर्ब किसने डिक्लेयर किया था, तो इंडिया को दारुल हर्ब जो था वो शाह वलीउल्लाह के बेटे ने डिस्कवर किया था। क्यों की, तो वो उसका मुझे क्यों का रीजन नहीं पता, लेकिन बाद में मैनिपुलेट हो गए होंगे ना, अपना जो आइडियोलॉजी थी, जो अपनी एम थी, उसको छोड़ दिया होगा, जिस तरह किसी और पर्पस के लिए, मे बी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो कुछ ऐसा करके। नेक्स्ट आपके पास है 20th एमसीक्यूज, कि विच ऑफ द फॉलोइंग
वॉज द ड्रॉबैक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? आपको इस बात का पता है कि 1858 का जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो एक्ट आया था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, 1858। अच्छा, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सबसे बड़ा जो है एक ड्रॉबैक था, वो फाइनेंशियल बर्डन था। क्या मतलब? कि जितने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, जो कि इंडिया में नहीं था, जो कि ब्रिटिश में बैठता था, यहाँ पे तो वाइसराय था ना, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के भी जितने एक्सपेंसेस होंगे, उसकी जो काउंसिल है उसके भी जो एक्सपेंसेस होंगे, वो इंडिया के ऊपर होंगे, इंडिया के रेवेन्यू के ऊपर होंगे, रादर देन के वहां से ब्रिटिश मुनार्क अपने रेवेन्यू को यूज करे, वो इंडिया के रेवेन्यू। इससे फिर क्या चीज क्रिएट हुई? इससे फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हुआ। तो ये एक आपने ड्रॉबैक याद रखना है। इसके ऊपर मैंने 2 MCQs लिखे हुए थे कि फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड स्टैनली थे। और फर्स्ट वाइसराय कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर होगी यहां तक आप लोगों को सारी चीजें? नेक्स्ट आपके पास है, माइक ऑफ कर दे बच्चों जिसका भी ऑन है। सागर अपना माइक ऑफ करो। ऑल राइट। नेक्स्ट आपके पास है, बाय हाउ मेनी मेंबर्स, how many members of executive council of governor general was enlarged under the Indian Council Act of 1861? 1851 के बाद जो पहला एक्ट आया था, इट वाज 1861। अब उसके अंदर जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उसके मेंबर कितने थे? वैसे तो 3 to 6 के दरमियान थे, लेकिन यहां पर आपने ऑप्शन जो सबसे बेटर है वो है 4 मेंबर्स, तो आपने 4 मेंबर्स पे इस पे क्लिक जो है वो टिक कर देना है। ये वाला एमसीक्यू जरा ध्यान से पढ़िएगा जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ, 22 वाला। इसमें 2-3 MCQs और भी हैं। पहला एमसीक्यूज ये कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आपको पता है 1858 का जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनाउंस हुआ, उस टाइम पे इलाहाबाद दरबार लगा था। उस दरबार में क्या हुई थी कि क्वीन की प्रोक्लेमेशन अनाउंस की गई थी। अब एमसीक्यूज ये है कि आपने याद रखना है कि 1858 के अंदर जो क्वीन की प्रोक्लेमेशन हुई, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को अनाउंस करके जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्राउन के हवाले कर दिया गया, मतलब मुनार के हवाले कर दिया गया, उस एक्ट को क्या कहते हैं? उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। उस दिन जिस दिन प्रोक्लेमेशन हुई थी, उसको किसने पढ़ा था? उसको लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और ये दरबार कहां लगा था? ये दरबार इलाहाबाद के अंदर लगा था, इलाहाबाद दरबार इसे कहा जाता है। तो ये यहां तक आप लोगों ने एमसीक्यूज याद करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ गया कि जब सर सैयद अहमद खान, आपको पता है ना कि 1857 की वॉर में बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स के साथ, बच्चों को और खवातीन को जो वॉर में इफेक्ट हो रही थी उनको बचाया था। तो उस टाइम पर ये एमसीक्यूज है कि सर सैयद अहमद खान की पोस्टिंग कहां पर हुई थी और कैसे हुई थी? तो बाजनौर के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई थी एज अ चीफ जज, मतलब सब जज के तौर पर। तो ये वाला पॉइंट भी आपने एमसीक्यूज के लिहाज से एग्जैक्टली बाजोर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है कि सर सैयद अहमद खान ने, ये बात भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले, हम कहते हैं ना कि साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, नहीं, उसका नाम क्या था पहले? ट्रांसलेशन सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी का नाम क्या था? ट्रांसलेशन सोसाइटी। क्या किया गया? उसको रीनेम किया गया साइंटिफिक सोसाइटी में। कब किया गया है? 1864 के अंदर। तो जब उसको किया गया, कहते हैं कि इन विच टाउन वॉज इट फाउंडेड? शुरू में ये गाजीपुर के अंदर थी, लेकिन बाद में 1867 के अंदर इसको अलीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था। इसमें से 4 MCQs निकल गए कि साइंटिफिक सोसाइटी का ओल्ड नेम क्या है? ट्रांसलेशन सोसाइटी। और ये कब बनाई गई? 1864 में। कहां पर? गाजीपुर में। फिर इसको कब शिफ्ट किया गया अलीगढ़ में? 1867 के अंदर इसको शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 1867 को उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। सिंपल से यहां पर इस पूरे के अंदर लिखा हुआ है कि जो बनारसी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, लॉन्च की गई थी उर्दू के खिलाफ, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी की, वो सबसे पहले कहां स्टार्ट हुई थी? तो वो यूनाइटेड प्रोविंस, ये मैंने यूनाइटेड प्रोविंस इसलिए लिखे आगे क्योंकि ये एक जगह पर एमसीक्यूज आया हुआ था, तो उसमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का ऑप्शन नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको यूनाइटेड प्रोविंस आएगा तो भी ये ठीक है एमसीक्यूज, और नॉर्थ वेस्टर्न आएगा तो भी एक ही बात है। तो याद रखना है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के खिलाफ के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसको बनारसी मूवमेंट कहते हैं,
जो हिंदू के बनारस के हिंदुओं ने स्टार्ट की थी, वो कहाँ की थी? वो यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के अंदर स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान ने जो स्कूल बनाया था एमएओ। अब इसके बारे में भी सुनिएगा एमसीक्यूज। जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, इस स्कूल के अंदर सर सैयद अहमद खान की डेजिग्नेशन क्या थी? वो मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे। इस स्कूल की बुनियाद किसने रखी थी? वो रखी थी लॉर्ड लिटन ने। मैंने नीचे लिखा हुआ है कि फाउंडेशन स्टोन लॉर्ड लिटन ने रखी थी। इसे कब बनाया गया? फाउंडेड 1875 एट अलीगढ़। फिर क्या किया गया? फिर इस स्कूल को, एमयू स्कूल को कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया 1877 के अंदर, और 1920 में ये यूनिवर्सिटी बन गई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंसीडर्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये नहीं पता होगा आप लोगों को। हम कहते हैं ना कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ये पाकिस्तान की पहली एक पॉलिटिकल बॉडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑल इंडियन मुस्लिम लीग से पहले भी मुसलमानों की एक पॉलिटिकल बॉडी जो